तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगहान और जेनरेन में एक आर्ग्यूमेंट हुई। जेनरेन उसे चुनाव लगाने आया था, मगर फैंगहान ने तो स्पिरिचुअल रूट्स के मैप पर बेट लगाते हुए उसे बैटल के लिए चैलेंज किया। इस ड्यूल में फैंगहान ने एक शानदार जीत हासिल की, मगर वान लियो स्पिरिचुअल रूट के नक्शे पर नजरें गड़ाई था। उसने तो फैंगहान को एक और ड्यूल के लिए चैलेंज किया। अगर फैंगहान ये मुकाबला हार गया तो फैंगहान को अपने कई सारे ट्रेजर्स उसके हवाले करने पड़ेंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर वान लियो और फैंगहान आमने सामने थे। सभी लोग इन दोनों के दरमियान का मुकाबला देखने के लिए बेकरार हैं। तभी वान लियो फैंगहान से कहने लगा कि मैं वान लियो कभी भी बिना तैयारी के बैटलफील्ड पर नहीं जाता। तुम्हारे बारे में तो मैंने सब कुछ पता कर लिया है। जिस पर फैंगहान कहने लगा कि सीनियर जरा बताओ ना आप मेरे बारे में क्या जानते हो। तो वान लियो उसे बताने लगा कि तुम हेवन ह्यूमन रेल्म वाले मामूली से कल्टिवेटर हो, मगर फिर भी तुमने फेरी लिंगलोंग की गोल्डन कोर के जरिए टोटल 28 डिवाइन एबिलिटीज को पजेस किया। साथ ही तुम्हारे पास 2 डाओ आर्टिफैक्ट है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास सुप्रीम मूड एलिमेंट का ट्रेजर भी होगा। क्यों फैंगहान, सही कहा ना मैंने। जिस पर फैंगहान इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि अरे वाह सीनियर, आप तो काफी अच्छे से होमवर्क करके आए। वान लियो कह रहा था कि भले ही तुम्हारे पास 28 डिवाइन एबिलिटीज हैं, मगर उसमें से तुमने एक को भी सही से मास्टर नहीं किया। साथ ही तुम्हारे लिए जो ब्लड सोर्ड से फॉर्म बनाया था उसका भी तुम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉर्म तो अभी कल परसों ही रिबॉर्न हुआ था। और तुम्हारे पास जो डोमेन ड्रैगन पिक्चर है उसकी भी फुल पोटेंशियल तुम अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा वो आर्टिफैक्ट भी डैमेज है और सुप्रीम मूड ट्रेजर के पास कोई ऑफेंसिव पावर नहीं। और अभी सारी बातें सुनाने के बाद वान लियो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि चलो फाइनली तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ ही दिया। यहाँ पर वान लियो ने अपनी बड़ी ही खतरनाक एनर्जी को रिलीज किया था, जिसे देखते ही सभी लोग हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि शायद इसी वजह से तो सीनियर वान लियो को हमारे युवा सेक्ट के टॉप 5 ग्रेट डिसाइपल्स में काउंट किया जाता। ये बंदा वाकई गजब है। वहीं पर वान लियो को दोस्त लिन शॉ भी कहने लगा कि वान लियो की पावर्स तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये तो आसानी से फैंगहान को हरा देगा। इधर फैंगहान बताने लगा कि जब हमारी किस्मत हमारा साथ देती है तब अर्थ एंड हेवन भी हमें अपनी स्ट्रेंथ से नवाजते हैं, और अगर किस्मत ने बाजी पलटी तो हीरोज भी हार जाते। तो सीनियर वान लियो, आप यूँ समझ लो कि आज आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़ने वाली है। और इतना कहते साथ ही फैंगहान ने अपनी डोमिनेटिंग पावर को रिलीज करते हुए डीमन ब्लेड को समन कर लिया। पहले तो लोग वान लियो की पावर से इम्प्रेस थे, और अब वो फैंगहान की स्पेशल डीमन ब्लेड सोर्ड की पावर से अमेज हो गए। फैंगहान के वेपन से बहुत ही भयानक किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था, और ये इसी वजह से क्योंकि एल्डर टियानशिंग की मदद से फैंगहान ने अपने डीमन ब्लेड को डाओ आर्टिफैक्ट में बदल लिया था। अब फैंगहान अपनी ब्लेड को रिलीज करते हुए कहने लगा कि सीनियर जरा संभाल कर रहना, मेरी ब्लेड खून की प्यासी है। तो वान लियो भी बड़ी ही तेजी के साथ डीमन ब्लेड के अटैक को काउंटर करने की कोशिश करने लगा। उसने जैसे तैसे उस ब्लेड को खुद से दूर पुश किया, मगर तब तक फैंगहान उससे भिड़ जाता है। यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे पर मुसलसल पंचेस और किक्स हिट करने लगे थे, और फिर इन्होंने फटाफट से अपने अपने वेपन्स को ग्रैब कर लिया, जिसके बाद इन दोनों में दोबारा से एक जोरदार क्लैश हो जाता है, जिससे रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल ऑरा से पूरा प्लेटफॉर्म हिल चुका था। ये दोनों अपनी पूरी माइट का इस्तेमाल करते हुए मुकाबला करने लगे। यहाँ पर पीछे हटने का मतलब था हार की माला खुद ही अपने गले में पहनकर जलील होना। फैंगहान ने जैसे ही वान लियो को पीछे की तरफ पुश किया, वो दोबारा से अपनी ब्लेड को घसीटते हुए फैंगहान पर कूद पड़ता है, मगर फैंगहान ने भी सही वक्त पर छलांग लगाते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लिया। साथ ही दोनों अपनी ब्लेड की मदद से एक दूसरे की पावर को आजमा रहे थे, और इस बार फैंगहान की पावर वान लियो पर डोमिनेट करते हुए उसकी ब्लेड को ब्रेक कर देती है, जिसके चलते वान लियो फैंगहान की डीमन ब्लेड की तारीफ ही करते हुए पीछे हट गया। फैंगहान कह रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं सीनियर, मैं इससे भी अच्छा तोहफा आपको देना चाहता हूँ। और अब फैंगहान ने अपनी डीमन ब्लेड से 2 बहुत ही पावरफुल स्लैशेस को रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। मगर वान लियो भी कुछ कम नहीं, उसने तो बिना ब्लेड के ही सिर्फ अपने बेर हाथों से ही फैंगहान की स्लैश को रोकते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल वान लियो ने द वास्ट हेवन ट्रू फायर टेक्निक का यूज किया था, जो कि युवा सेक्ट की सबसे स्पेशल 8 ग्रेट डिवाइन एबिलिटीज में से एक है। इधर सीनियर जियालान बताने लगी कि जो बंदा गोल्डन कोर रेल्म या फिर उसके ऊपर वाले रेल्म को अचीव करे, सिर्फ वही बंदा हमारे सेक्ट की सुप्रीम डिवाइन एबिलिटीज को मास्टर कर सकता। इधर वान लियो का घमंड उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। वो कहता है कि मैं युवा सेक्ट के टॉप 5 ट्रू डिसाइपल्स में से एक हूँ, तो फिर तेरे जैसे लूजर ने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जरूरत कैसे दिखाई? ये अथॉरिटी आखिर तुझे किसने दी? मगर कोई बात नहीं, मैं तेरी इस घमंड को इस तरह
तरह से चकनाचूर करूंगा कि तू ये सबक मरते दम तक नहीं भूलने वाला। और अब उसने अपनी एक और डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया, जिससे आसमान में एनर्जी का एक बहुत विशाल बवंडर क्रिएट होकर उसमें से एक जायंट हैंड बाहर आने लगता है। वेल, इस मूव को देखकर ही वहाँ मौजूद बंदे शॉक हो गए, क्योंकि ये है द 7 इमोशंस ग्रेट हैंड सील। दरअसल इस मूव की खास बात ये थी कि इंसानों के इमोशंस के साथ खेल सकती है। ये टेक्निक उनकी विल पावर पर सवाल उठाएगी, जिसके चलते उस बंदे को खुद में एक लूजर नजर आ जाएगा और फिर वो बंदा एक ऐसी सफरिंग में फंस जाएगा जिसका कोई अंत नहीं। और देखते ही देखते फेंग हान उस ग्रेट हैंड से रिलीज होने वाली ऑरा में ट्रैप होने लगा। वान लियो उससे कह रहा था कि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो, तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को ब्रेक किया, जिसके चलते तुमने दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया और खुद को भी। तो मैं वान लियो आज तुम्हारी सफाई करूंगा, तुम्हारे सारे बुरे कर्मास प्योर हो जाएंगे। और अब हमें 7 इमोशंस एंड सफरिंग का समंदर दिखाया जाता है, जिसमें फेंग हान जंजीरों में कैद था, साथ ही कई सारे इवल स्पिरिट्स उसके आसपास मंडरा रहे थे। और अब उसे अपने पास्ट की मेमोरीज नजर आने लगी। फेंग हान ने न जाने कितनी सारी हार्डशिप को फेस करके मकाम हासिल किया था। वो खुद को ही याद दिलाता है कि यहाँ पर मुझे कई सारे इल्यूजन्स दिखाए जाएंगे, मगर ये मेरी विल पावर को ब्रेक नहीं कर सकते। मैं वो इंसान बन चुका हूँ जो ऐसी टेक्निक की धज्जियां उड़ा दे। मेरे अलावा मेरे माइंड को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और अब यहाँ पर वो अपनी लिंगलोंग एबिलिटीज में से गोल्डन एलिक्सर का यूज कर उस इल्यूजन पर अटैक कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही इमोशंस एंड सफरिंग का समंदर वैनिश होकर फेंग हान उसमें से बाहर आ गया। और अब वो अपनी शैडो मूवमेंट का यूज करते हुए वान लियो को डोमिनेट करने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर फेंग हान की रफ्तार इतनी तेज थी कि वान लियो को ये सब देखकर ही दिमाग घूमने लगा, मगर वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। उसने तो पानु ग्रेट स्ट्रेंथ की हेवन शेकिंग डिवाइन फीस्ट को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर बड़ी भयानक फीस्ट अपीयर हो जाती है, जो कि फेंग हान की तरफ ग्रेजुअली आगे बढ़ने लगी। तो फेंग हान भी अपने डीमन ब्लेड से उस पर कई सारे अटैक किए जा रहा था, मगर चाहे वो कितना ही जोर क्यों न लगाए, पानु ग्रेट स्ट्रेंथ को नाकाम नहीं कर पाएगा। और ये बात फेंग हान की सीनियर्स भी अच्छे से जानती थी। अब फेंग हान अपनी डिमोनिक ब्लेड से तो इसे रोकने में नाकाम रहा, इसलिए वो एग्जीक्यूट ग्रेट लियो हेवन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते वहाँ पर शतरंज का बोर्ड फॉर्म हो गया, जिसकी कई सारी लेयर्स उस पानु फिस्ट को रोकने में डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर फाइनली वान लियो ग्रेट हेवन में पहुंच चुका था। वो कहता है कि शायद ये टेक्निक लिंगलोंग डिवाइन एबिलिटीज में से एक है। ऐसा कहा जाता कि उस फेरी ने कभी भी इस टेक्निक को पास डाउन ही नहीं किया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम एक ऐसी टेक्निक लेकर आए हो जो आज तक किसी ने मास्टर नहीं की। और उतने में ही फेंग हान अपने चेस पीसेस को कंट्रोल करते हुए उसमें से डीमंस को रिलीज कर देता है। वान लियो तो बाल बाल इनसे बचने लगा, मगर बाद में वो अपने ट्रू एसेंस को रिलीज करते हुए इन सभी को एक्सप्लोड कर देता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे मामूली से प्यादे एक राजा को हरा नहीं सकते, प्लीज ऐसी बेकार की टेक्निक का यूज करके खुद को जलील मत करो। तो फेंग हान ने एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसे ब्लैक सन एंड विंड कैलेमिटी कहा जाता था। वहाँ पर 2 एनर्जी के ऑब्स क्रिएट होते हुए वान लियो को अपने अंदर ट्रैप कर चुके थे। तो बंदा अपनी डिफेंसिव एनर्जी का यूज करते हुए फेंग हान से कहने लगा कि तुम्हारी ग्रेट सन फायर और विंड कैलेमिटी में इतना दम नहीं कि वो नान वान लियो को रिस्ट्रेन कर सके। अब तुम्हें तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का तो ख्याल रखते। फेंग हान तुम तो बड़े ही नाइव हो। और अब वो अपने कई सारे पाम अटैक्स को रिलीज करते हुए फेंग हान के ऑफ को शैटर कर चुका। यहाँ पर हमें वान लियो की शक्ल से ही पता चल रहा था कि फेंग हान ने उसे काफी अच्छे से प्रोवोक किया है, और तो और वो उस पर कई सारे स्लैशेस भी रिलीज करने लगता है, जिससे तो वान लियो इतना ज्यादा भड़क गया कि वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने पाम अटैक्स की बारिश करने लगा। दरअसल इन दोनों की बैटल एक बड़े ही इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी थी। इस पल की बात की जाए तो ये दोनों भी एक दूसरे को कच्चा चबाना चाहते हैं। और उतने में वान लियो ने अपनी फाइनल मूव अपने हुक्म के के को रिवील किया, जो कि है द गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि फेंग हान ने इस आर्टिफैक्ट के साथ पहले भी बैटल की थी। वेल, इस अंडरवर्ल्ड गेट को देख शुई और क्रेन फेरी तो परेशान हो जाती है, क्योंकि ये कोई आम ट्रेजर नहीं बल्कि वान लियो जिस पिक पर रहता था वहाँ का माउंटेन गार्डिंग आर्टिफैक्ट है। वान लियो फेंग हान से कह रहा था कि आज तुम मेरे अंडरवर्ल्ड गेट की फुल पावर का मजा
मजा चखेगा। इधर फैंग खान भी समझ गया था कि इस गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ही डाओ आर्टिफैक्ट ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम दूर था और अब वो गेट बड़ी शान के साथ आगे बढ़ते हुए फैंग खान के शतरंज के बोर्ड को डिस्ट्रॉय करने लगा। फैंग खान सोच रहा था कि पिछली बार नैनशियान ने इस गेट का यूज किया था, तब तो वो इसकी 10% पावर का यूज भी नहीं कर पाया, मगर आज वान लियो इसकी फुल पोटेंशियल को अनलिश करेगा। साथ ही फैंग खान समझ जाता है कि अब उसकी इल्यूजनरी रेल्म ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी और फिर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो रेल्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वान लियो उससे कहता है कि फैंग खान, तुमने उन सारी एबिलिटीज का यूज कर लिया जिनका तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज था और अब तुम्हारे पास घुटनों पर आकर रहम की भीख मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। चलो जल्दी से अपने सारे ट्रेजर्स हैंड ओवर कर दो। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो हो सकता है मैं तुम पर रहम दिखाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिस पर फैंग खान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि वान लियो, तुम तो कुछ जल्दी ही जश्न मना रहे। तुम्हें लगता है कि मेरे सारे पैंतरे खत्म हो गए, मगर ये तो बस शुरुआत थी। मैंने अभी तक अपनी ट्रू पोटेंशियल को रिवील ही नहीं किया था और अब यहाँ पर फैंग खान अपनी 5 एलिमेंट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए धर्मा फैंटम फॉर्म को समन कर चुका, जो देखते साथ ही सभी लोग शॉक हो गए। शुई कह रही थी कि फैंग खान तो 8वीं लेवल पर नहीं पहुंचा, मगर फिर भी वो अपने धर्मा फॉर्म को समन कर पाया, वरना तो 8वीं लेवल पर पहुंचने के बाद ही हम अपने धर्मा फॉर्म को क्रिएट कर सकते। इधर वान लियो कह रहा था कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है, मगर ये किस्मत जल्दी तुम्हारा दामन छोड़कर भाग जाएगी। और उतने में ही द गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड से एक भयानक ईवल फॉर्म बाहर आ जाता है। लॉन्गशन हैरान होते हुए कहने लगी कि ईवल फॉर्म तो अब पहले से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैंग खान ये मुकाबला हार जाएगा। वहीं पर फैंग खान उस ईवल से कहता है कि चलो एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो गई। इस बार मैं नए पुराने सारे हिसाब चुकते कर दूंगा। और अब यहाँ पर उसने फिनिक्स बर्ड सीक्रेट डांस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर एक फिनिक्स अपीयर हो चुका था। उसकी फायर पावर काफी तेजी के साथ उस इलाके में फैलने लगी और अब अंडरवर्ल्ड का ईवल और फिनिक्स बर्ड आमने सामने थे। इन दोनों ने एक दूसरे पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिए, जो देखते साथ ही शुई और क्रेन फेरी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। फिनिक्स बर्ड उस ईवल पर अपनी सीक्रेट फायर से काफी भयानक अटैक कर रहा था, जिसे वो ईवल अपने डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हुए काउंटर कर लेता है, जिसके बाद वो सीधे फैंग खान को दबोचने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर उस फिनिक्स बर्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, वो उस ईवल पर अटैक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। वेल, इसे कहा जाता था द फिनिक्स क्राई। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर फायर की बारिश होने लगी। दरअसल ये बहुत ही प्योर किस्म की यंग फायर थी, जो कि किसी भी ईवल को मिटाने की ताकत रखती। फिनिक्स क्राई की वजह से तो वहाँ पर तबाही का मंजर छा चुका था। न जाने कितने ही सारे फिनिक्स इमर्ज होकर इस ईवल एंटिटी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो ईवल अपने सामने एक डिफेंसिव शील्ड को फॉर्म करके उसे काउंटर करने लगा। मगर फिनिक्स के अटैक्स तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, जिसके चलते वान लियो की ढेर सारी एनर्जी खर्च होने लगी और उसे गुस्से में देख फैंग खान को मजा आ रहा था, जिसके बाद वो अपनी डीमन ब्लेड को समन करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। एक तरफ से तो फिनिक्स क्राई की वजह से वो जगह जहन्नुम जैसी नजर आ रही थी और वही दूसरी तरफ फैंग खान ने उस ईवल पर अपनी ब्लेड से एक जोरदार अटैक कर दिया और अब उस ईवल के घायल होते साथ ही द गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही वान लियो को इससे तकलीफ होने लगी, क्योंकि उसकी मूव के फेल होने का बैकलैश उसे झेलना पड़ रहा था और फिर एक जोरदार पंच के साथ फैंग खान ने उसे प्लेटफॉर्म पर पटक दिया, जिससे तो वान लियो का ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो गया। वो सोचता है कि फैंग खान के पास इतनी सारी टेक्निक थी, इसका तो मैं अंदाजा ही नहीं लगा पाया, लेकिन मैं इस कचरे के सामने हार नहीं मान सकता। ये फाइट अब मेरे प्राइड के लिए की जाएगी। इधर फैंग खान कहता है कि सीनियर वान लियो, पिछली बार आपने माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट में इसी अंडरवर्ल्ड गेट को नैनशियान के हवाले किया था। उस वक्त तो आपने नैनशियान को बचा लिया, मगर आज आपको कौन बचाएगा, क्योंकि आपका चमचा नैनशियान तो फिलहाल चूहा बन के इधर उधर भटक रहा है। जो सुनते साथ ही वान लियो ने गुस्से में आकर एक पिल को बाहर निकाल लिया। वेल, फैंग खान ने तुरंत ही पहचान लिया था कि ये तो मैड डीमन लाइफ रिड्यूसिंग पिल है। इसे कंज्यूम करने से तो वान लियो की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, मगर उसका निगेटिव इम्पैक्ट उसके लाइफ स्पैन पर भी होने वाला था। हालांकि वान लियो कह रहा था कि तुझे हराने के लिए मैं अपनी जिंदगी के कुछ साल सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर उतने में ही ड्रैगन यान वहाँ पर अपीयर हो
जाता है। वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो चलो फटाफट से ये पिल मेरे हवाले कर दो। और अब यान ने वो पिल वान लियो से छीन कर सीधे फैंग खान के हवाले कर दी। वहीं पर फैंग खान वान लियो का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है सीनियर, आप मेरे साथ बड़े ही कॉन्फिडेंटली फाइट कर रहे थे और ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप इस पिल के भरोसे तो अरीना में नहीं आए। आपको तो खुद पर पूरा यकीन था, तो इसी वजह से मैं आपकी इस लाइफ रिड्यूसिंग पिल को एज अ गिफ्ट कबूल करता हूँ। वेल यहाँ पर वान लियो तो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। उसके खून में मानो ज्वालामुखी फटने लगे। शायद ही उसे इतना ज्यादा किसी और ने प्रोवोक किया होगा। फैंग खान कहता है कि सीनियर, आपने दावा किया था कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, फिर आप ये कैसे भूल गए कि मेरे पास डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर है। अरे अरे, ऐसा होमवर्क करके आओगे तो फेल होना तो बनता ही था। जो सुनकर ही वान लियो फैंग खान बोल बोल के जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी यान भी उसे ताना मारते हुए पूछता है कि बता वान लियो, क्या तेरे में इतना ही दम था या फिर कोई और मूव भी बाकी है। दरअसल यान ने फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने खुद को रिवील किया था, वरना बहुत ही गिने चुने लोग उसके बारे में जानते होंगे। सभी कल्टीवेटर्स यान की इस मैजेस्टिक फॉर्म को देखकर ही इम्प्रेस हो गए। वो खुद को खुश नसीब समझ रहे थे कि वो डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर की एंटिटी को देख पाए। तभी फैंग खान वान लियो से कहने लगा कि तेरी पावर इंक्रीज करने वाली पिल तो अब मेरे पास है, तो बता फिर तू मेरा मुकाबला कैसे करेगा। उतने में वान लियो ने अपनी गोल्डन कोर की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। वो चिल्लाते हुए बताने लगा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तेरा मुकाबला करूंगा। वह लिंग शाओ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी किंग शुई उसके रास्ते में आ गई। उससे पूछते हैं, लिंग शाओ, क्या तुम अपने दोस्त को हारता हुआ नहीं देख सकते? क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें भी फैंग खान के साथ फाइट करनी है? अब ये सुनकर लिंग शाओ वहीं पर रुक जाता है। इधर वान लियो ने अपनी फाइनल मूव को एक्टिवेट कर लिया था। वो कहता है, चलो देखेंगे तेरे जैसा 2 कौड़ी का मामूली सा बंदा मेरी गोल्डन कोर के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा। आज तू जिंदा बचेगा या फिर मैं। जो सुनते साथ ही फैंग खान ने भी अपनी डीमन ब्लेड को एक्टिवेट कर लिया। वो वान लियो से कहता है कि मैंने तुझे आखिरी मौका दिया था, मगर तुझे तो अपनी जिंदगी से कोई लगाव ही नहीं, तो चल अब मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। जिसके बाद डीमन ब्लेड और गोल्डन कोर में एक जबरदस्त क्लैश हो गया। ये इतना ज्यादा भयानक था कि डीमन ब्लेड ने उस गोल्डन कोर को शटर कर दिया, जिसके चलते वान लियो घायल होकर नीचे गिर जाता है। साथ ही उसकी गोल्डन कोर बुरी तरह से डैमेज होने की वजह से उसके बाल सफेद पड़ गए। फैंग खान कह रहा था कि सीनियर वान लियो, आप ये मुकाबला हार चुके हो। इधर शुई और क्रेन फेरी तो खुशी के मारे झूम उठी। वहीं पर दूसरे लोग भी फैंग खान की एबिलिटीज को देखकर शॉक हो गए, क्योंकि फैंग खान ने युवा सेक्ट के टॉप 5 डिसाइपल्स में से एक को हरा दिया था। वहीं पर वान लियो जैसे तैसे उठते हुए कहने लगा कि फैंग खान, इस बार मैं हार मानता हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वापिस आऊंगा। अगली बार टियानशिंग डायस पर हमारी लाइफ एंड डेथ की बैटल होगी। जिस पर फैंग खान कहता है, ठीक है सीनियर, मैं आपका इंतजार करूंगा, लेकिन पहला आप अपनी इस डैमेज हुई गोल्डन कोर को रिपेयर कर लीजिए। खैर, अब आपने हार मान ही ली है तो क्यों ना आप अपने तीनों ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दो। तो वान लियो ना चाहते हुए पानो ग्रेट स्ट्रेंथ मैनुअल और अपने दोनों क्रिस्टल उसे सौंप देता है। वो कह रहा था कि 10 सालों के अंदर ही मैं दोबारा से तेरा मुकाबला करूंगा, क्योंकि 10 सालों बाद तो ये मौका नहीं मिलने वाला। एग्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर्स सीनियर हुआ तियांडो तुझे जलाकर राख कर देंगे, तो मुझे उससे पहले ही तेरा मुकाबला करना पड़ेगा। और हाँ, मैं तुझे एक वार्निंग देना चाहता हूँ, सीनियर हुआ तियांडो ताई सेक गए हैं। ताई सेक की इटर्नल इमॉर्टल फर्नेस को लाने के लिए, जो कि एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है, उसकी मदद से हुआ तियांडो सीक्रेट रेल्म ऑफ इटर्नल लाइफ को फोर्ज करने वाले हैं। तो जब तक तेरे पास वक्त है अपनी लाइफ को एंजॉय कर ले, बाद में मजे करने का मौका नहीं मिलेगा। और इतना कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से रवाना हो गया। लिंग शाओ भी उसके पीछे निकल चुका था। इधर शीलोंग कहने लगा कि हमारे युवा सेक्ट में टोटल टॉप 5 ट्रू डिसाइपल्स है। मेरे ख्याल से वो नंबर अब बदल कर 6 हो चुका, क्योंकि फैंग खान ने टॉप ग्रेड डिसाइपल्स में अपनी जगह बना ली। इधर शी हैरान होते हुए कह रही थी कि हुआ तियांडो तो ताई सेक गए हैं ताकि वो इमॉर्टल आर्टिफैक्ट को हासिल कर पाए। जिस पर फैंग खान कहने लगा कि हुआ तियांडो उस आर्टिफैक्ट की मदद से इटर्नल लाइफ सीक्रेट रेल्म को बनाना चाहता है, मगर वो तो बेवजह ही इतना दूर चला गया, क्योंकि हमारा युवा सेक्ट भी उनसे कम नहीं, हमारे पास भी काफी शक्तिशाली आर्टिफैक्ट है। वेल, ये बात किसी को पता नहीं
थी। तो फैंगहान बताता है कि उसी आर्टिफैक्ट का यूज करके तो सेक्ट लीडर ने मुझे टाइगुआन इमॉर्टल मैंशन से रेस्क्यू किया था। मेरे ख्याल से हुआ तियांडू को अपनी ही सेक्ट पर भरोसा नहीं, इसलिए तो इतनी दूर टाई सेक्ट से मदद मांगने चला गया। खैर, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले ही किस्मत से मुझे एक ऐसी पावर हासिल हुई जिसकी मदद से मैं नेसेंट सोल पिल को बना सकता हूँ। इसीलिए आज के बाद तुम में से किसी को भी एलिक्सर पिल की जरूरत पड़े तो सीधे मेरे पास रीइंकार्नेशन पिक पर पहुँच जाना। मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखाऊंगा। जो सुनते साथ ही सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा खुश हो गए। ये लोग अपनी कल्टीवेशन को अब बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ा पाएंगे। तो सभी डिसाइपल्स फैंगहान का शुक्रिया अदा करने लगे। फैंगहान कह रहा था कि मैं युवा सेक्ट को इस दुनिया का ग्रेटेस्ट फैक्शन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। हम जल्दी टाई सेक्ट को पीछे छोड़कर नंबर 1 खिताब को हासिल करेंगे। और इसी शानदार ऐलान के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।